नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपने 3 क्लासेस देख लिए हैं, 3 क्लासेस आपका हो चुका है। आज चौथा क्लास है सॉलिड स्टेट का, यानी कि 12th के चैप्टर 1 का ये 4th क्लास है। हमें आज जो देखना है वो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है जो सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं, और दूसरा है उनके डेफिनेशंस। ये दोनों पे बात करेंगे और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि हम यहां पर यूनिट सेल के भी बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल ये यूनिट सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास काफी मजेदार होने वाली है, लेकिन आप बात याद रखना, आज की क्लास में सबसे बड़ा जरूरी बातें हैं वो ये है कि इनमें शब्दों को समझेंगे। जब उसका रिवीजन करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा, एकदम एक साथ डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों का ये वीडियो चालू हो रहा है वो एक काम करें कि एक बार वीडियो आ रही है करके आप हमें यहाँ पर मैसेज करें व्हाट्सएप में, क्योंकि हम सभी बच्चों का हम फीडबैक देख रहे हैं कि कैसे वो वीडियो चल रही कि नहीं चल रही, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो पता चल जाएगा। चलो चलते हैं आगे बेटा, आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहला शब्द आता है हमारे पास, वो है क्रिस्टल लैटिस, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक को क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। ये इस शब्द से भी जाना जाता है। ये होता क्या है, आपने फर्स्ट क्लास में आपने देखा था, सेकंड क्लास में आपने देखा था कि जो क्रिस्टल होता है या ठोस होता है, उनमें उनके जो संघटक कण होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं, एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। उनकी निश्चित जमावट जो होती है वो उसे हमने कहा था क्लोज पैकिंग। और यही जो जमावट होती है, इसके आधार पर कुछ निश्चित संरचनाएं बनती है, स्ट्रक्चर बनता है। तो ये पूरे क्रिस्टल में कण जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल का जो छोटा भाग होता है जो कि क्रिस्टल को रूपांतरित करती है, क्रिस्टल को शो करता है। आपने नमक देखा होगा, नमक यानी कि सॉल्ट, NaCl, वो बिल्कुल उसके क्रिस्टल जो है इसी तरह के होते हैं, ऐसे क्यूबिक होते हैं उसके क्रिस्टल, आपने देखा होगा। तो ये जैसा ये क्रिस्टल है उसी चीज को शो करती है। अगर हम छोटे से छोटे भाग में जाए, किसके, नमक के सबसे छोटे पार्ट में जाते हैं, यानी उसके जमावट पे जाते हैं, परमाणुओं की जमावट में जाते हैं, आयनों की जमावट में जाते हैं, तो वो जो जमावट होती है बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वह सबसे छोटा पार्ट जो कि बहुत सारी छोटी जमावट के से बना होता है, इस तरह के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसके जमावट से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसको क्रिस्टल जालक कहेंगे। लेकिन ये बात अब भी 2 और 3 बातों को लेकर के मैं आगे पीछे जाऊंगा ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसको हम एक तरह से डिफाइन करना चाहें तो कैसे करें, देखो, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था। अब यहां पर एकक मतलब क्या हुआ, जो उनके यूनिट सेल होते हैं, उनके क्रिस्टल जब बनती है तो जब अणुएं उसके परमाणु या अणुएं जब जमती है यानी व्यवस्थित होती है, तो सबसे छोटा पार्ट जो बनता है, छोटा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बना छोटा सा, उस स्ट्रक्चर का जो बार बार मिलने से एक बड़ी संरचना बनती है, उस संरचना को हम यहां पर बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तो यहां पर इस थोड़ी सी परिभाषा को देखें, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बैक करेंगे, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, सो क्या हो जाएगा, वो उस स्थिति में ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, फिर थोड़ा पीछे करता हूं। देखिए, समझिए मेरी बातें। यहां पर बोला गया है एककों की नियमित व्यवस्था, मतलब ये यूनिट सेल है इसका। अब यहां पर सवाल आता है कि सर यूनिट सेल क्या होते हैं, ये इसका यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के मिलने से, एक नियमित रूप से अरेंज होने से जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं। तो ये छोटा सा ये यूनिट सेल क्या है, इसको भी आप एक बार समझो, फिर इसको भी डिफाइन करते हैं एक बार। देखें यहां पर कैसे बोला गया, एक मिनट बैक करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। हाँ जी, ये यूनिट सेल आया। यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में जब उनके जो कण होते हैं, संघटक कण होते हैं, एक तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि गोले किस तरह से रखे हुए हैं, चलो देखें, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं
कि गोले जो है 1 2 3 4, 4 गोले या 4 परमाणु में एक जगह पे आ गया है, एक प्लेन पे आ गया है। उसके जस्ट ऊपर भी वैसे ही गोले आते जाएंगे। तो इसके ऊपर आएगा तो ऊपर वाले को दिखाऊंगा तो यहां पर तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसी के ऊपर शामिल हो जाएगा इस तरह से। तो यहां पर क्या हुआ, नीचे 4 गोले ऊपर 4 गोले, इनके गोलों को आपस में अगर जोड़ोगे इस तरह से, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये 4 गोले 4 परमाणु या 4 आयन एक दूसरे के नजदीक है, इनको अगर आपस में मैंने मिलाया तो ये मुझे मिला एक नीचे वाला, और इसके जस्ट ऊपर भी यही हालत मिलेगी, ऐसा ही मिलेगा। और इनके कोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो पूरी तरह से अगर ये जो काल्पनिक रूप से जो संरचना बनी है वो कैसा बन गया है, ऐसा बन गया है, एक क्यूब जैसा बन गया है। इस छोटी सी संरचना को ही इस तरह से देखो तो मतलब ये क्या हुआ, ये जो गोले हैं वो कहां पे है, इस क्यूब के गोले का जो केंद्र है, इस क्यूब का ये कॉर्नर है, और इस तरह से ये अरेंज है। देख रहे हैं, इस तरह से अरेंज है ये पीछे वाले के साथ इस तरह से। ये तो अब बहुत खराब दिखेगा, 3D में पिक्चर में आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, पूरा जो क्लास है, वो थोड़ी सी बातों को समझते, थोड़ी सी बातों को याद करते, थोड़ी सी बातों को लिखते हुए हम चलेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ये इस जगह पे क्या होता है, मैं जो भी बोलूंगा आपको कुछ आपके माइंड से वो फिसलने लगेगा। सो आप समझ में आ गया होगा कि कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। चलो फिर इसमें देखें तो क्या बोला मैंने बेटा, पहले दिन आपको इसीलिए क्या बताया था कि गोले किस तरह से अरेंज होते हैं। तो पूरा का पूरा वो सॉलिड रखा हुआ है, उन गोलों के नजदीक वाले गोलों के केंद्र बिंदु को मिलाते हैं, तो जो संरचना बनती, छोटी संरचना बनती, सबसे छोटी संरचना बनती है, उसे उसका यूनिट सेल कहते हैं। तब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो क्या लिखा हुआ है, इकाई कोशिका भी कहते हैं। त्रिविम जालक का वह सबसे सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से, यानी जिनके आपस में मिलने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है या त्रिविम जालक का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। देखिए जिन बच्चों के में चल रहा होगा उसके यहां नेट इश्यू नहीं होगा, और जिनके में प्रॉब्लम है वो इस कारण से नहीं चलता वीडियो क्योंकि उनके यहां थोड़ी सी नेट का प्रॉब्लम है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं जिन्होंने और भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जिनके वीडियो नहीं चल रहे हैं, उनको आप जरूर बता दीजिएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर जिनको जानते होंगे, अगर कोई कहता है कि यार मेरा वीडियो नहीं चलता है लाइव के टाइम पे, तो उसका रीजन क्या है, उसके नेट का इश्यू होने की वजह से ऐसा होता है, नेट कमजोर होने की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी चल रहे हैं, अभी शुरुआत हो रही, तो ये सब बातें हम कर सकते हैं। फिर बाद में तो ये सब बातें, नेटवर्क की बातें करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है नेट जो है वो ठीक से चेक कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पर देखें, हम यहां पर क्या करना चाहेंगे, यूनिट सेल क्या है। ठोसों को आपने अरेंज किया है या प्रकृति ने अरेंज किया, ठोस में यानी कि सॉलिड में, क्रिस्टल में उनके जो कण होते हैं एक नियमित क्रम में जमे हुए हैं। जो सबसे छोटा भाग होगा, जिनमें सबसे नजदीक वाले कणों को, केंद्र बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक निश्चित संरचना बनेगी। ये पूरा क्रिस्टल है मान लेते हैं, और इसमें नजदीक वाला कण के देखो, ये मान लेते हैं पूरा क्रिस्टल है, उसमें सबसे नजदीक देखो इनका पड़ोसी ये है, इनका पड़ोसी ये है, इनका पड़ोसी ये है। इस तरह जो पड़ोसियों के केंद्र बिंदुओं को अगर आपने मिलाया इस तरह से, ऊपर वाला नीचे वाले को भी उनके केंद्र बिंदुओं को अपने इस तरह से मिलाए, और इस तरह से हमने इनको पूरी तरह से एक दूसरे से मिला दिए, तो क्या बन गया, एक निश्चित संरचना बन गई। इस संरचना या एक पार्ट बन गया, इस पार्ट को ही क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए परिभाषा करते समय थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, बस इस पे ध्यान दीजिएगा, सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से, बारंबार मिलने से वो क्या बन जाता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। उस छोटे से भाग को ही यूनिट सेल या एकक कोशिका या एकक कोशिका कहते हैं। ओके, ये हो गया यूनिट सेल का डेफिनेशन। बेटा बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या सबसे बेहतर है कि आप इसे नोट कर सकते हो। मैंने इनका जो पीडीएफ है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं, तो वो पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं तो हम उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे आप पीडीएफ को एक्सेस करेंगे, कैसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसको 1-2 बच्चे मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर हम जब पढ़ाई करेंगे
तो क्या आप जो नोट्स देते हैं बस उसी को पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम, कि हमें नोट्स बनाना चाहिए? मैं आपको कहूंगा आपको बनाना चाहिए। मैं नोट्स तो दूंगा, लेकिन उस नोट्स के बेस पर अपनी कॉपी बनाएं। 400 पेज की रजिस्टर कॉपी ले लें। मैं, मेरे पास यहां पर होगा तो दिखा देता हूं, नहीं है। 400 पेज की एक रजिस्टर कॉपी ले लें और उसमें अपना नोट्स बनाते जाएं। आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखेंगे तो दिमाग में जाएगा, लिखेंगे तो आपको आदत बनेगी, और आदत बनेगी तो एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो याद हो गया बेटा, क्या बोला यहां पे कि क्रिस्टल में वह सबसे सरलतम भाग, सरलतम रूप जिनकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब क्रिस्टल जालक क्या हुआ? इन्हीं यूनिट सेलों के आपस में अरेंजमेंट से, व्यवस्थित होने से जो संरचना बनती है उसे हम त्रिविम जालक कहते हैं। तो त्रिविम जालक की तरफ फिर से वापस जाते हैं ताकि वो बात समझ में आ जाए। चलिए, ये देखिए त्रिविम जालक। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसमें ये यूनिट सेल है और ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है उसको हम कहेंगे त्रिविम जालक, यानी कि क्रिस्टल लैटिस, या यहां पर हमने क्या क्रिस्टल लैटिस से लिखा है, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, अब देखो यहां पर त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों, एकक मतलब यहां पर क्या हुआ? यूनिट सेल। अब समझ में आ गई? यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को, ये देखो एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल हुआ, फिर दूसरी यूनिट सेल हुआ, ये लीजिए ये दूसरे यूनिट सेल हुआ उसी के साथ। ठीक है, ये दूसरे यूनिट सेल हुआ, फिर ये तीसरा यूनिट सेल हुआ। बोलो, इस तरह से यूनिट सेल के आपस में एक निश्चित तरह से जो व्यवस्थित होती जाती है, नियमित रूप से अरेंजमेंट होते जाता है, उसी अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं त्रिविम जालक। अब बात समझ में आ गया बेटा? आपके पास लिखा हुआ इसलिए देता हूं कि आपको उसे समझ जाए। मैं बोलूंगा वो चीज अगर क्लियर ना हो रहा हो तो उस जगह समझे, उस जगह क्लियर ना हो तो इस जगह पे समझे। बात समझ में आ गई? एक्चुअली ये जो चैप्टर है दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक आपकी इमेजिनेशन, समझ रहे हैं, काल्पना, इसमें जो दिख रहा है उसको काल्पनिक रूप से सोचना। जैसे मैंने कहा आपको कि ऐसे सोचो, क्या आपको दिखता है कि नहीं वो सोचो। ये एक फुटबॉल है, दिख रहा है? ओके, ये दूसरा फुटबॉल उसके पड़ोस में है, दिख रहा है? ओके, फिर उसको बोलूंगा उसके साइड में, ओके दिख रहा है, उसके साइड में दिख रहा है। तो मैंने कैसे रखा फुटबॉल, आपको दिखा कि नहीं? मैंने कुछ ऐसा रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, मैं बोला, फिर उसके साइड में बोला उसी तरह से, तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। फिर मैंने कहा उन्हीं के ऊपर और 4 गोले रख दिए। क्या समझ में आई? यस, इसके ऊपर रख दिया मैंने 4 गोले। तो ऊपर रखा तो बिल्कुल तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से देखेंगे तो, साइड से देखेंगे तो दिखेगा। तो उनके चारों के केंद्र बिंदुओं को, 8 के 4 एक तल पे, एक प्लेन पे, उसके ऊपर 4 और सबको मिला दें तो क्या मिला? उनके केंद्र बिंदुओं को, हेलो, गोले के केंद्र बिंदुओं को अगर आपने जोड़ा इस तरह से तो क्या मिल गया? एक तो ऐसे मिल गया, पीछे वाले का ये से मिल गया, दोनों को मिलाए एक क्यूब बन गया। ये एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल, अब ये बोलते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होगा? तब इसी के साथ ये तो कंटिन्यू है, आगे बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा। सोचो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, पूरा क्रिस्टल में जाओगे तो ये तो अथाह सागर है। यस, फिर इसके ऊपर फिर से गोले रखे जाएंगे। तो ये सब इस तरह से क्या होता है? यूनिट सेल, एक पार्ट यूनिट सेल हुआ, इसी एक पार्ट के यूनिट सेल, फिर ये इसके साथ यूनिट सेल बन गया। देखो ये दूसरा पार्ट में जाते तो ये इन्हीं के साथ एक यूनिट सेल बन गया, ये देखो, फिर इनके साथ फिर ये एक यूनिट सेल बन गया। इस तरह से इधर चले जाओ तो इधर यूनिट सेल बन गया। तो इस तरह से क्या बोला गया है कि नियमित व्यवस्था, यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को हम त्रिविम में, हर बोले क्या? त्रिविम में, यानी कि 3D में, आकाश में यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को हम कहते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस या त्रिविम जालक। क्लियर हो गया? परिभाषाओं को शुरुआत में इसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर ही ऐसा है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में जाओगे तो आपका दिल और खिल जाएगा। तो यहां पर हमको डेफिनेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके टर्म्स को अगर बोलने में तकलीफ हो रहा हो तो उसे समझना होगा, और समझ करके थोड़ी सी बोलने और लिखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हुआ कि यूनिट सेल बात करते हैं पहले। क्या बोले? यूनिट सेल
क्रिस्टल का या त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल का निर्माण होता है। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार आने से पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? ये वाला। त्रिविम में यूनिट सेलों की नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। अब इसको आपको समझना है, लिखना है और याद रखने की कोशिश करना है। यहां पर टाइम ज्यादा नहीं लगा, अब हो गया, टाइम लग गया, जितना लग गया समझ में आ गया। अब चलते हैं एक एक बातें। यहां पर ऐसे एक शब्द आता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा भी भाई कि आपको जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट क्या है? क्रिस्टल बना हुआ है, किससे बना हुआ है? गोलों से बना हुआ है। उन गोलों को क्या कहेंगे? जालक बिंदु, क्रिस्टल पॉइंट कहेंगे। उन बिंदुओं को क्या कहेंगे? क्रिस्टल पॉइंट कहेंगे। बेटा मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप मुझे अपना, जिन बच्चों का चल रहा है, जिन बच्चों ने मुझे सेंड नहीं कर पाए हैं वीडियो जिनका चल रहा है, वो बिल्कुल मुझे सेंड करें व्हाट्सएप में कि मेरी वीडियो चल रही है सर, ऐसे करके, ताकि मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल सके कि आपको वीडियो चल रही है। जिनके यहाँ नहीं चल रहा है उनको तो अभी वो बता भी नहीं पाएंगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो, लेकिन जिनका चल रहा है बिल्कुल बताएं कि उनका चल रहा है। लेकिन एक बार मैसेज कर चुके हैं तो दोबारा मैसेज ना करें, ठीक है? दोबारा मैसेज ना करें। चलो ठीक है, क्या अभी नहीं तो बाद में थोड़ी देर बाद आप कर दीजिएगा हमें मैसेज। चलिए, ये हुआ जालक बिंदु। मेरी बात और समझे। जालक बिंदु किसे बोलेंगे बेटा? जिन गोलों से बना हुआ, जिन कणों से बना हुआ, उन कणों को हम जालक बिंदु कहते हैं। लेकिन यहां पर हम कैसे बोलेंगे? यहां पर हम कहेंगे कि क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन जिन स्थानों को ग्रहण करती है उन स्थानों को क्रिस्टल पॉइंट कहेंगे। यानी कि इसमें ये गोले यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, इन सबको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस पॉइंट कहेंगे। लैटिस पॉइंट ज्यादा बेटर सब वर्ड है, लैटिस बिंदु। यस, बस यही है और कुछ नहीं। और यहां पर एक और वर्ड लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू लैटिस, यानी कि दो लैटिस पॉइंट के बीच में एक हमने ये लाइन लगाया है, मतलब उसके बॉन्ड को दिखाता है, उनके बीच आपस में आकर्षण को दिखाता है, यानी वो उसका पड़ोसी है ये दिखाता है। इनका पड़ोसी ये हुआ, इनका पड़ोसी ये हुआ, इनका पड़ोसी ये भी हुआ। इसका मतलब नहीं कि यहां पे खत्म हो गया बातें, इसके बाद ये कंटिन्यू है, ये बना है इसके कंटिन्यू है, मतलब इस तरफ भी आपके पास लैटिस पॉइंट है, क्योंकि अगर इस तरफ आ सकता है तो उसके राइट साइड में भी आ सकता है, नीचे आ सकता है तो ऊपर भी आ सकता है, इसी तरह से आगे आ सकता है तो पीछे भी होगा। और ये कंटिन्यू है। इस तरह से अगर देखें तो हर जगह पे कंटिन्यू होते जा रहा है, इधर भी कंटिन्यू हो रहा है तो इधर भी कंटिन्यू हो रहा है, तो फाइनली अगर देखें तो ये भी आपस में इस तरह से जॉइंट है, उसके पड़ोसी हुए, ठीक है? और इस तरफ पे बात करते हैं तो इस तरफ में देखो, समझ रहे हो? तो इस तरह से हमको थोड़ा सा ओपन माइंड सोचना है, न कि रट्टे लगा के सोचना है, सीखना है इसको। ओके, तो जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में जो परमाणु अणु या आयन के द्वारा जो स्थान ग्रहण किया जाता है, उन स्थानों को या उन परमाणुओं को भी कह सकते हो, क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहते हैं। ओके, चलो, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बढ़िया बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड्स है और इससे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। एक सीधी सी बात है, हमने जब, आप सब लाइन से पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देख चुके हो, तो चौथे वीडियो में आते ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आपको इसके बारे में बता दिया था क्या, कि किसी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या या किसी कण मतलब क्या हुआ? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, यानी परमाणु, अणु या आयन। किसी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या, उस संख्या को कहा जाता है, उन कणों को कहा जाता है उनके कोऑर्डिनेट, और उन संख्या को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या है? देखो, इस चित्र के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको देख लें, ये लिखो, लिखा है जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या। जालक बिंदु किसको बोलते हैं? किसके द्वारा
ग्रहण किया गया स्थान, कणों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो दो प्रकार के कण हैं, एक छोटा कण है जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, यस, और इसमें एक ग्रीन, इस तरह से ग्रीन टाइप के कण है, यानी दो प्रकार के यहां पर क्या है, पार्टिकल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इनके पड़ोसी कितने नजर आए, ध्यान से सुन, देखिए आप, ये ग्रीन वाले के पड़ोसी कितने नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन वाला है, इसके पड़ोसी कितने नजर आ रहे हैं, ये एक, इधर से आया दो, इधर से आया तीन, इस तरफ है ये चार, और इस तरफ पीछे जाते हैं तो पांचवा, तो इस तरह से पांच दिखे। लेकिन आपको पता है कि इसका दाएं वाला मिल गया, बाएं वाला मिल गया, इसका पीछे वाला मिल गया, आगे वाला मिल गया, लेकिन ऊपर वाला जैसे नीचे वाला है तो ऊपर वाला भी तो होगा, ये हो गया, क्योंकि यहां पर इतने इसके बाद ये स्टॉप हो गया, जबकि आपको पता है कि क्रिस्टल जालक में ये कंटिन्यू होते जाता है, तब ये इसके आगे ये भी कण मिलेंगे। मतलब ये जो है, ये बड़ा वाला गोला है, कितने छोटे गोलों से घिरा हुआ है, 6। तो यहां पर कहेंगे इस बड़े वाले कण का कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर कितना है, 6 है। मतलब यह हुआ निकटतम पड़ोसियों की संख्या, इस जगह पर डेफिनेशन इसकी क्लियर लिखा हुआ है। किसी क्रिस्टल में किन्हीं अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टल में कण को घेरे हुए उसके पड़ोसियों की संख्याओं को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी पड़ोसी कणों की संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया बेटा? तो समन्वय संख्या क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो क्या बोला, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण के को घेरे हुए उनके अन्य कणों की संख्या। तो हमने इसको पहले कैसे देखे थे, आपको याद होगा तो आपको मैं कुछ इस तरह से दिखाया था, आपको समझाया था कि गोलों को जब इस तरह से जमा हुआ है, इस तरह से जमा हुआ है, तो हम किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताए थे, कैसे बताए थे। देखो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। तो कोई एक कण को चुन लिए, इसको चुन लिया, तो इसके पड़ोसी कौन से हुए, ये। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। तो किसी को भी उठा लो, इसको घेरे हुए कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो इसका भी, इसको देखो, किसी को भी देखो आप, वो अन्य 4 से घिरा हुआ है, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। चलिए नेक्स्ट, यूनिट सेल हो गया है बातें। यहां पर एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है घनी यूनिट सेल। वैसे यूनिट सेल जितने टाइप के होंगे, ब्रेविस जालक 14 टाइप के होंगे, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 टाइप का होगा। इनके बारे में डिटेल करने पहले आज की क्लास में मैं लेने वाला हूं यूनिट सेल। हमने यूनिट सेल का कौन सा टाइप, क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई कोशिका। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था घनी इकाई कोशिका क्या होते हैं, कि एक इस तरह से ये लीजिए, इस तरह से एक घनों का क्या बोलते हैं, यूनिट सेल होगा। इसको क्या बोलेंगे, जिसमें क्या बोल सकते हैं कि उनके जो गोले हैं क्यूब के कोनों पर स्थित है। ये घन है, घन के कोनों पर अगर क्या उपस्थित है, उनके गोले उपस्थित हैं। अभी बना के दिखाया था मैंने कि भाई 4 फुटबॉल रखे नीचे, 4 फुटबॉल ऊपर रखे, तो ये क्या बन गया, एक तरह का घन जैसा बन गया। घन मतलब क्यूब बन गया, तो क्यूब ये बन गया, एक क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। ये क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, तो पहला लिखा है साधारण घनी इकाई कोशिका, जिसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है फलक केंद्रीय इकाई कोशिका, जिसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और काय केंद्रित या अंतः केंद्रित भी शब्द उपयोग करते हैं, अंतः केंद्रित
इकाई कोशिका, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक प्रश्न आता है कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। बोलो कितने प्रकार का होगा? पहला कौन सा होगा? साधारण घनी इकाई कोशिका, जिसको क्या कहेंगे? एस, ये लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। फलक केंद्रीय इकाई कोशिका, इसको कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे FCC। काय केंद्रित इकाई कोशिका, इसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। आप यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि हिंदी शब्द जाने इंग्लिश शब्द। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी तो जानना ही होगा, लेकिन उसका इंग्लिश वर्ड भी जानना होगा, क्योंकि शॉर्ट वर्ड भी आता है इसका। ठीक है, अब ये क्या है एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब यहां पे ये बात समझ में आने लगेगी कि कैसे रखा हुआ है। देखो, इस 3D फिगर में आपको बात समझ में आ जाएगा। ये कौन सा टाइप है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। देखो, 4 गोले हैं। हमने पूरे क्रिस्टल जालक में सबसे नजदीक वाले कणों को व्यवस्थित करके देखा है, तो इसमें कैसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा पूरी बातें। आप देख रहे हो कि 4 गोले नीचे रखे हुए हैं, उसके ऊपर 4 गोले रखे हुए हैं, मतलब 4, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर, क्या बोलते हैं? संघटक कण, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु, अणु या आयन। बिल्कुल क्लियर है ये शब्द। मैं कण बोलूंगा तो समझ जाना, कण या पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण। कण, अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स बोलूंगा या गोला बोलूंगा। ठीक है, समझ जाना कि एक ही चीज को बोला जा रहा है। वो क्या चीज है? या तो वो अणु है या परमाणु है या आयन है, क्योंकि ठोस उन्हीं चीजों से मिलकर बनता है। तो बात क्लियर है? तो कोई भी एक शब्द उपयोग करते जाएंगे। हम गोला उपयोग कर लेते हैं, चलेगा? चलो गोले की बात करते हैं। तो देखो, 4 गोले, 4 बॉल, 4 गोले नीचे रखे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर 4 रखे हुए हैं। इन नीचे 4 गोलों को के केंद्र बिंदुओं को, अगर ये आगे का दोनों का हो गया और ये पीछे का तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो गोला ऐसे रहेगा, है ना, तो ये इसका केंद्र बिंदु बनेगा। पीछे का गोला यहां पर है ऐसे, तो इसका ये केंद्र बिंदु है। तो चलो हम यहां पर इसी बात को देखते हैं कि आगे के, नीचे के ये चारों गोलों का केंद्र बिंदु है। इनको मैं यदि इस तरह से मिला दूं तो एक नीचे का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर है, अगर ऊपर से देखो तो स्क्वायर दिखेगा, साइड से देखोगे थोड़ी दिखेगा। ऊपर वाला ये लीजिए, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। इनको अगर आपस में इस तरह से मिला दो तो देखो एक क्यूब बन गया। अब ये सोचो कि आप ऐसे गोले बना नहीं सकते और इसको शो नहीं कर सकते, तो हमने एक सिस्टम तैयार किया है कि भाई ऐसा समझो। इसको बोलने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे एक क्यूब के ये जो 4 गोले हैं ना, इसको समझाना है कि भाई ये इस प्रकार के जो जमावट होती है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे। हो गया ये। पर सिंपल कैसे, क्यों कह रहे हैं, इसका कारण देखिए। आपने देखा कि गोले इस तरह जमे हुए हैं कि ये जो क्यूब बनते हैं उसके कोनों पर गोले के केंद्र आते हैं, गोले के सेंटर आते हैं। तो ये समझो कि हम ये कहते हैं कि एक क्यूब है, ये क्यूब है, सिंपल एक क्यूब है। क्यूब तो बनाने आपको आ जाता है, घन बनाने आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये लीजिए, समझ में आया कैसे बनाए थे? कल कैसे बताया था मैंने बनाना? ऐसे एक सामने का बनाओ फेस, पीछे का बनाओ फेस, और इस तरह से मिला दो। ये लो, हो गया, एक क्यूब बन गया। ये समझो कि क्यूब के केंद्र पर, क्यूब के कोनों पर, केवल कोनों पर, ये 4, कितना कोना है बेटा? 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8, 8 कोने हैं। 8 कोनों पर क्या है? गोले हैं। घन के कोने पर, सिर्फ कोने पर ही गोले हैं, तब इसे क्या कहेंगे? क्या बोला? क्यूब के केवल कोनों पर ही गोले होंगे, तब उसे क्या कहा जाएगा? क्या बोला जाएगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी साधारण घनी यूनिट सेल।
क्यूब के केवल किसमें, कोने पर ही होंगे तब। यहां पर देखें ध्यान से, क्या समझ में आई, ये बात समझ में आई। दूसरी बात देखें, फिर से 2 या 3 बार समझाऊंगा तभी एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये घन है, क्यूब है, चलो मैं बना देता हूं, ये घन है, घन के कोनों पर ये कोने हो गए, घन के कोने पर, और कोना हो गया, कोने पर होते हैं, सिर्फ कोने पर होते हैं तो क्या बनता है, वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी होता है। कोनों पर तो होगा, साथ में घन का ये दीवाल है, कितने दीवाल है देखो आप, कितने दीवाल है, ऊपर एक दीवाल, नीचे एक दीवाल और साइड में 4 दीवाल। यानी अपने घर को देखो, अपने कमरों को देखो, 1 2 3 4 दीवाल हो गए, 4 दीवाल हो गए। ऊपर और नीचे कितने हुए, 4, तो कितना 2 और, यानी कितना टोटल हो गया, 4 और 2 6 दीवाल है, 6 दीवाल होते, तो इसके भी 6 दीवाल है। इन सभी दीवालों पर, 6 दीवालों पर देखिए, ऊपर वाले दीवाल पर, नीचे वाले दीवाल पर, और इधर 4 दीवाल है एक एक करके, ये एक और सामने वाला का ये केंद्र, पीछे साइड वाले का केंद्र और पीछे वाला का केंद्र, इन सभी जगहों पर एक एक गोले आ रहे हैं। कोनों के साथ साथ फलकों पर भी गोले आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ कोनों पर आए तो साधारण, फलकों पर भी आए तो कहलाएगा ये फलक। फलक क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं ना इसको फेस बोलते हैं, दीवालों को फेस बोलते हैं। तो फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल, ऐसे कहेंगे। तो इसको कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज, देखो लिखा हुआ है ऐसा ही, तो इसमें भी देखो, ये इस तरह से एक सामने नीचे वाला जितना पीले वाला है वो एक क्या बोलते घन के केंद्र पर है, और ये जो लाल वाला है इसके बीचों बीच है, इस तरह से। साइड से इसलिए नहीं दिख रहा है इस तरफ से, लेकिन आप यहां पर देख रहे हो एकदम बीचों बीच ये रखा हुआ है ऐसे ही। तो वैसे ही कितने जगहों पर आया, फलकों कहां पर आया, कोनों पर आया और फलक पर आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब क्या, ये बिल्कुल आसान हो गया। एक क्यूब है, ये लीजिए क्यूब है, क्यूब के कोनों पर है गोले, तब ये एससीसी हुआ। और बोलेंगे क्यूब के कोनों के अतिरिक्त उसके कहां पर, उसके केंद्र पर भी आते हैं, तो इसको बीसीसी कहेंगे। क्यों बीसीसी, क्यों, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि अंतः केंद्रित। कोनों के साथ साथ कोनों पर आएंगे तभी क्यूब होंगे बेटा, ये तो फिक्स हो गया। और उसमें भी है, और कहां पे आ रहे हैं, वो घन के केंद्र पर भी आ रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल पे देखिए, ये कोने पर है और एक बीच में है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये बीसीसी कहलाएगा, अंतः केंद्रित घनी कोष्टिका कहलाएगा। तो अब देखो इनके बारे में डिटेल्स और होने वाले हैं, तो अब देखेंगे क्या है। अब तो ये समझ में आ गया, यूनिट सेल का पार्ट कितना होगा वो समझें आप। भाई ये कंटिन्यू हो जाएगा, आपको पता है, ये देखो इसके पीछे वाला ये हो गया, ये पीछे वाला हो गया। तो अब आप देखो इतना ये यूनिट सेल हुआ, तो ये भी तो है कि इसके साथ जो कंटिन्यू हो रहा है, अगर ये 4 गोले इसके साइड में आ गए तो इनके साथ ये कंटिन्यू हो सकता है एक यूनिट सेल बनाने में। एक गोले का पूरा मतलब ये 4 गोला जो है ये पूरा का पूरा एक यूनिट का पार्ट नहीं है। कैसे, यहां पर देखो, ये यहां पर देखिए आप कैसे काटा गया, यानी यूनिट सेल का पार्ट कितना है, इतना ही रहेगा। तो देखो यूनिट सेल कितना हुआ, ये एक यूनिट सेल का पार्ट हुआ। समझेंगे, यही सब तो समझना है, इमेजिन करना है आपको इस चैप्टर में। चले ये लीजिए, तो क्या देख रहे हो कि ये इस गोले का ये कितना भाग इस क्यूब के अंदर आएगा। देखो इतना भाग कट करके ही इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, मतलब ये 1/8वां भाग आता है, 1/8 पार्ट। कोने में जो भी गोले आएंगे कितना भाग आएगा उसका, 1/8। अब देखो समझ में आया, तो यहां पर कितना हुआ, 1/8 यानी 1/8 1/8 1/8 पार्ट ही आता है। सारे कोने पर 1/8 पार्ट ही आता है। यहां पर देखो आपने देखा था कि गोले में क्यूब का जो ये कोने पर जो भी गोले हैं उसका कितना आएगा, 1/8 पार्ट।
तो फिर से अब देखो यहां से, ये देखिए ये 1/8 पार्ट है इसका, कोने पर है तो, लेकिन अगर वो फेस में हो यानी किसमें, दीवाल पर हो, तो अपनी दीवाल पर देखो, दीवाल को अगर केंद्र मान लो, अगर ये दीवाल है इसको सेंटर मान लो, और गोले की बात करो तो ये केंद्र है, तो इस केंद्र पर गोला अगर ऐसे आएगा तो इस दीवाल को आधा गोला उस साइड भी जाएगा, सो बचा कितना, आधा, आधा अपना हुआ, आधा पड़ोसी का हुआ। वैसे ही है, तो जब ये फेस पर आएगा तो 1/2 पार्ट यानी कि हाफ पार्ट ही हमारा होता है, यानी कि इस क्यूब का होता है। लेकिन जब केंद्र के में आ जाए, वो गोला बीचों बीच आ जाए, तो कोने वाला तो 1/8वां भाग है, लेकिन केंद्र वाला भाग कितना हो जाता है, 1 पार्ट, पूरा का पूरा इसी क्यूब का भाग होता है। अब आप एक एक करके समझ लो। फर्स्ट, कोने पर जब गोले आते हैं, सिर्फ कोने पर, तो 1/8 पार्ट होता है। फेस पर आता है तो इस क्यूब का हाफ पार्ट होता है, और केंद्र पर होता है तो इसका 1 पार्ट होता है। इसको आप नोट कर सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, यहां पर देखें, पर गोले को हम परमाणु कह रहे हैं, यहां पर परमाणु या एटम कह रहे हैं। परमाणु का भाग, परमाणु का भाग, परमाणु का भाग कितना, परमाणु का भाग हम यहां पर कल बताएंगे कितना होगा। यदि कोने पर है तो, कोनों पर है तो, कोनों पर कॉर्नर्स पर हो तो यहां पर कितना भाग होगा, 1/8। फलक पर हो, फलक यानी दीवाल, फलकों पर हो तो कितना होगा, 1/2। केंद्र पर हो तो, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा आगे जाके, केंद्र पर हो तो कितना होगा, 1। एक और बात बता देता हूं, हमने एक, इसको देख लें, ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो अगर गोले इस केंद्र का कोने पर आ रहा है, कोना दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला कोना, कोना इस कोने पर आ रहा है, तो गोले का इतना भाग 1/8वां भाग ही इसका पार्ट होगा। लेकिन अगर वो इस जगह पे आता हो दीवाल पर, तो आधा दूसरे क्यूब के लिए हो गया, क्योंकि यूनिट सेल कैसे होगा, देखें ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है, ठीक है। ऐसे ही कई यूनिट सेल जुड़ करके एक क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। एक यूनिट सेल, अलग यूनिट सेल, ऐसे मिलकर क्रिस्टल जालक बनता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह सोचो कि इसका कोना, इसके कोने, ये दोनों, ये कोना है, इसमें 4 गोले इस जगह, 4 क्यूबिक सेल एक जगह पे आ सकता है, तो अगर इस कोने पर आ रहा है तो ऐसे हाफ हुआ, तो इस, ये जो कोना होता है टोटल कितने के लिए होता, 8 के लिए होता है। कैसे, इसका पड़ोसी ये हुआ, इधर से एक पड़ोसी हो जाएगा और इधर से एक पड़ोसी हो जाएगा, तो टोटल 4, और ऊपर से अभी ये वाला भी इसका पड़ोसी हो सकता है, देखो कोने को पकड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो कितना हुआ कि किसी भी कोने पर 8 अन्य यूनिट सेल का योगदान होता है। लेकिन जब फेस की बात आती है तो ये फेस एक दूसरे के साथ मिला होता है, तो ये जो दीवाल है इन दोनों के लिए होगा, यानी फेस पर जब कोई गोला होगा तो आधा होगा। यानी ये सब अगर आप समझाने लगो तो शायद आपने पहली बार इमेजिन करा होगा तो तकलीफ हो सकता है, तो इसके लिए आपको खुद इमेजिन करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर सकता हूं अभी, लेकिन यहां पर आप ध्यान दें, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, तो इस तरह सोच सकते हैं। लेकिन एक बात और सोचो कि ये इसको कहते हैं किनारे, ठीक है, कोर बोलते हैं। तो कोरों पर हो तो क्या होता है, देखिए यहां पर अगर गोला हो तो ये 4 रूम के लिए होगा, ठीक है। कैसे, एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, ये लाइन जो है 4 यूनिट सेल को जोड़ती है। सो ये इस जगह पर अगर कोई गोले आ जाए, किनारों पर अगर गोला आ जाए, तो इसको बोल सकते हैं किनारे पर, किनारों पर या कोरों पर, इसको कोर कहते हैं, कोरों पर आ जाए तब ये इसका 1/4 भाग होता है। बस इस चीज को याद बस रखो, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ेगी। इस चीज को याद रखो, हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। सो इनको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया।
अब चलते हैं बेटा, इससे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे समझेंगे, इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये देखिए, हम एक एक करके यूनिट सेल को समझते जाते हैं और जो हमने पढ़ा है उसको समझते जाते हैं, और इसमें कुछ चीजें कैलकुलेशन के पार्ट है उनको भी समझेंगे। हम कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को? तो हम यहां पर सिंपल से एक बात बोलेंगे कि ऐसा यूनिट सेल या वे यूनिट सेल जिनके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम कहेंगे साधारण यूनिट सेल। हो गया? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी बातें होता है कि फलक केंद्रित, यहां पर फलक केंद्रित में गलत, ये बॉडी सेंटर का फिगर लग गया है, उसको ठीक करेंगे। तो इस फिगर को आप यहां पर छोड़ दीजिए, मैं इसके लिए फिगर बताऊंगा। फलक केंद्रित इकाई कोशिका एफसीसी, एफसीसी में क्या होगा कि यहीं पर मैं इसको फिगर को समझा देता हूं कि क्यूबिक किसी यूनिट सेल के, ये यूनिट सेल है, इसके कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं और इसके साथ साथ फलकों पर भी परमाणु उपस्थित हैं। ये फलक है, समझते हैं कितना फलक होता है? ऐसे दीवार में 4, 1 2 3 और 4, और ऊपर 1 नीचे 1, तो टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक के केंद्र पर गोले आते हैं या परमाणु आते हैं, तब उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल। मेरी बात समझ लो, फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल मतलब कोनों के अतिरिक्त फलकों के मध्य भी परमाणु आते हैं। ओके, कोनों के अतिरिक्त फलकों के मध्य भी आते हैं। तो इसको मैंने फिगर इसका इस तरह बताए हैं, तो जिन्होंने अरेंज किया है थोड़ी सी गलती कर दी है, इधर का उधर कर दिए। ये फलक केंद्रित का है, ठीक है, समझ में आ गई? कोनों पर और इसके, तो ये देखो कोनों पर है गोले, ये ग्रे कलर का 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे से, और ये इसके केंद्र पर भी, फलक के केंद्र पर भी ये लाल वाले गोले रखे गए हैं, देख लीजिए। तो इस तरह से होता है, ये एफसीसी होता है। चलिए आपको चित्र बना के और दिखाएंगे। चलिए, अब एससीसी में दूसरी बात हमें कहना है कि इसमें गोलों और खाली स्थान के बीच संबंध ये होता है कि संकुलन गुणांक यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इसमें होता है 52%, यानी गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान 52% होता है। एफसीसी में गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है, सबसे ज्यादा इसी में होता है। और बीसीसी में गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान यानी पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। ठीक है, अब चलते हैं और एक चीज कि इनमें एक यूनिट सेल के बनने पर कितने गोलों का कुल योगदान होता है। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कहां पर है? कोनों पर है। तो कैसे निकालेंगे? इस एक यूनिट सेल में कितने परमाणुएं होंगी? तो नंबर ऑफ एटम्स या परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे। परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू क्या? गोले कहां पर है बेटा? परमाणु कहां पे है? केवल कोनों पर है। तो लिखेंगे कितना है, कितना परमाणु है? 8। तो क्या होगा? 8, एक मिनट, 1/8 कहां पर है? कोनों पर है, तो इसका वैल्यू होता है 1/8। तो क्या लिखोगे? 8 इंटू कोणों पर, तो 8 हो गया, और कोणों पर कितना है? 1। कितना मान होता है? 1/8। टोटल कितना हो गया? 1। तो परमाणुओं की संख्या टोटल कितना है? 1। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया 1? यहां पर तो 8 दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बोला था किसी कोने पर जब परमाणु होगा तो उसका कितना योगदान होगा? 1/8 होगा। ये परिभाषा लिखना है। तो दूसरी बात है कितने परमाणुओं का योगदान है उसे लिखना है। एक कण का योगदान है, एक परमाणु का योगदान है, हो गया। तीसरा संकुलन गुणांक कितना होता है, यानी कि गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है? 52% होता है। एफसीसी में कितना बताया? 74 बताया था। और बीसीसी में कितना बताया था? 68%। ये याद रखना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। उसके कैलकुलेशन वैसे तो सीजी बोर्ड के एग्जाम, सॉरी, वैसे तो आपका हम कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, या सीजी बोर्ड है, या एमपी बोर्ड है, इसके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल आप हमें बताएंगे, हम आपके लिए बिल्कुल ये सारी बातें बताएंगे। यानी कि स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते कि इसको सॉल्व करना है कि कैसे कितने % है उसको कैलकुलेट करना, लेकिन हमें नॉलेज में रखना पड़ेगा ताकि आगे की क्लासेस में हम
या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये हो गया यहां पर। अब इसी चीज को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि किसमें कितना कणों का योगदान है। तो चलो सबसे पहले देख रहे हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक क्यूब है, परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करके देखते हैं। ये क्यूब है, ऐसे आप बना सकते हो, और इसमें परमाणुएं कहां पे उपस्थित है बेटा? ओनली कोनों पर। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये हो गया। अब बताओ इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? परमाणुओं की संख्या बराबर कोणों पर है, एक सिर्फ कोणों पर है, तो क्या लिखोगे? 8 कोणों पर। तो 8 हो गया वैल्यू। 8 कौन है? कोनों पर है गोले, तो गोले कोनों पर जब होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। टोटल परमाणुओं की संख्या कितना हुआ? 1। क्लियर है? मैं एफसीसी में बताता हूं, अब ध्यान दो। एफसीसी ये है क्यूब, ये लीजिए ये क्यूब है, इनको आपने इनके कोनों को मिला दिए। कहां पर है गोले? कोनों पर है। कोनों पर नहीं होगा तो फिर क्यूबिक यूनिट सेल होगा ही नहीं, ये समझेंगे। कोनों पर तो है ही। और कहां पे है? और है ये फलकों पर भी है। ये देखो ऊपर नीचे और इस तरह साइड से हो गया, और सामने वाले के और पीछे वाले में। तो टोटल कितना हो गया? 6। 1 2 3 4, चारों दीवालों पर, ऊपर और नीचे पर। तो चलिए कहां पर है? तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? चलिए परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो बोलो, कहां कहां पे है? कोनों पर है और फलकों पर है, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? 8 कोणों पर प्लस कितना फलक होते हैं? 6 फलकों पर टोटल हो गया। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। 8 गुणा फलकों पर जब होता है तो कितना होता है? उसका वैल्यू 1/8 प्लस फलकों पर की कितनी वैल्यू होगी? 6 है, और फलक का वैल्यू होता है 1/2। अब बताओ ये कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना हो गया? 3, यानी कि होगा 4। 4 परमाणुओं से बना होता है एफसीसी। कितने परमाणुओं से बना होता है? 4 परमाणुओं से बना होता है। आज की क्लास को अच्छे से करो, क्योंकि कल मैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आ गया हो तो कल की क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। ये कहूंगा कल जब क्लास स्टार्ट होने वाला होगा तो ये कहने वाला हूं कि अगर ये क्लास आपने आज की क्लास नहीं देखी हो तो आज की क्लास मत देखो, पुरानी वाली क्लास देखो, ये बोलने वाला हूं। तो ठीक है, देख लो। हो गया। अब चलते हैं कौन सा? बीसीसी पे जाते हैं। इसी जगह को मैं समझा देता हूं बीसीसी के लिए। बीसीसी थर्ड है बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है बेटा? कोनों पर गोले होंगे और उसके अतिरिक्त कहां पे होंगे? बॉडी के सेंटर पर होंगे। तो परिभाषा बड़ा आसान हो गया यार। एससीसी के लिए क्या होगा? परिभाषा क्या होगा कि जब घन के केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं तो इसे एससीसी कहते हैं। एफसीसी जब परमाणुएं कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी होते हैं तब क्या कहते हैं? वो एफसीसी होता है। जब गोले कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी होते हैं तब कहलाते हैं बीसीसी। तो ये कोनों के अतिरिक्त मतलब कोने पर भी है और केंद्र पर भी है, तो ये हुआ। तो क्या हुआ? अब बताते हैं परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। कहां कहां पर है? एक तो कोनों पर है और एक है केंद्र पर। तो क्या हुआ? कितने कोनों पर है बेटा? 8 कोनों पर धन 1 केंद्र पर। बोलो वैल्यू कैसे लिखेंगे? 8 गुणा 8, कोनों पर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 8 इंटू 1/8 प्लस 1, केंद्र का वैल्यू होता है 1। तो कितना हो गया? देखो तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1, यानी कि 2। केवल तो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है ये, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है दूसरे परमाणु दूसरे यूनिट सेल का होता है। ये होती है यूनिट सेल के बारे में जानकारी। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं अभी बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। मेरे कहना होता है कि नोट कर लिया करें।
आगे चैटिंग करूंगा तो आप जरूर बताइएगा सर थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, थोड़ा सा रोक लीजिए, ऐसे करके तो वो सब कुछ पॉसिबल होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि सारे सिस्टम अब भी हम यूज कर रहे हैं, आपके लिए अप्लाई हो रहा है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। यानी हम कभी भी पेड कोर्स हम नहीं चालू करते थे, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लास में, तो हमारा कोर्स इस तरह का अवेलेबल होता था। तो अभी आपको बैठने का एक मौका मिल रहा है स्टूडेंट के साथ, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ, तो आपको ये क्लास मिल रही है, इसलिए ध्यान रखें कि ये क्लास में आपको बात समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी पूरी तरह से, ठीक है? तो चलते हैं अब आगे। ये फिगर थोड़ा सा इधर से उधर लगा दिया गया है, तो मैं कल ठीक करके आपको दिखा दूंगा दोबारा। एससीसी का ठीक लगा है। और एक और फॉर्मूले की बात आता है, एक चीज और जानना है यूनिट सेल के साथ, तीन चीजें जानना है। एक तो परिभाषा हुआ, डेफिनेशन हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो कहां पर, केवल कोनों पर ही, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या बताया? संकुलन गुणांक। तीसरी बात क्या बताया? परमाणुओं की संख्या, एक कण या एक परमाणु का ही योगदान होता है। तीसरी बातें हैं, ये एक फॉर्मूला आप देखेंगे कहीं पे, ये बेटा वहां पर दो चीजें हैं, एक है आर शो किया गया और एक है ए। आर जो है परमाणु की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ एटम परमाणु की त्रिज्या है, और ए जो है ये यूनिट सेल के कोर की लंबाई है, इसको कोर की लंबाई कहते हैं, यानी दो परमाणुओं के केंद्र बिंदु की दूरी, ठीक है, किसी भी, या फलकों की लंबाई भी कह सकते हो, दो फलकों की लंबाई भी कह सकते हो, तो ये है कोरों की लंबाई कहते हैं, इसीलिए कोरों की लंबाई है। तो इसमें दोनों के बीच क्या संबंध होगा? देखो गोला है ये आपका, ये देखिए गोले है, ये गोला है, इस गोले में ये जो है इसकी त्रिज्या है r, और ये जो है ये भी त्रिज्या है उसका r, और यहां से यहां तक की जो दूरी है आप देखें, यहां से यहां तक की दूरी है वो a है। तो देखो क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2r हुआ, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हुआ, a/2। यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू a/2, यानी त्रिज्या और कोरों के बीच के लंबाई के लिए यह फॉर्मूला होगा। बाकी दो चीजों के लिए यहां पर मैं कैलकुलेशन एकदम इजी तौर पे नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ मेथड को यूज करना पड़ेगा, इसलिए उनके मैं सिर्फ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। चलो ये हो गया, और इसका फॉर्मूला होगा इसमें, इसको आप नोट कर लें, याद रखें, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, r इज इक्वल टू a/2√2। इस तरह से मत लिखिए, उस तरह से लिखिए, ज्यादा आसान लगेगा आपको। गोले की त्रिज्या और इसके बीच में यह संबंध है कि इसको डिवाइड करेंगे a को 2√2 से, तो r की वैल्यू मिल जाएगी, या r की वैल्यू पता हो तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से, r इज इक्वल टू a बाई, किसके लिए है, फेस सेंटर्ड के। फेस सेंटर में क्या होता है, ये फेस पर, ये फेस सेंटर्ड ये क्यूबिक यूनिट सेल बन गया ना, यहां पर बीसीसी दिखा है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो इसमें ये r और इसके बीच में संबंध होता है, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, बस फिगर को इस से उधर लगा दिया उसने। मैं क्या करता हूं, अपना काम करता हूं और उसको दे देता हूं कि भैया इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने पर जब मुझे देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कोई गलती कर डाले उसने, मैंने चेक नहीं कर पाया होगा, ठीक है, यानी गलती मेरी है। चलिए इसको देखें आप, तो बीसीसी अभी जो फिगर बनाए थे ना कि केंद्र पर है गोले, कहां पर, कोनों पर है, और कहां पर है, केंद्र पर है, केंद्र कोनों पर है और केंद्र पर है, सेंटर पर है। तब इसके लिए क्या होगा, यहां पर आपको इसका फॉर्मूला है वो बता देता हूं मैं आपको, यहां पर फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू a। अब तीनों के फॉर्मूले देखें r के साथ, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के साथ। पहला क्या था, बीसीसी के लिए, सॉरी एससीसी के लिए क्या फॉर्मूला था, याद कर लो, r इज इक्वल टू a/2। एफसीसी के लिए क्या याद किए हो फॉर्मूला, r इज इक्वल टू, बोलो, a/2√2। और इसके लिए क्या याद किए हो, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए r इज इक्वल टू √3/4
ये 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये यूनिट सेल, कुछ टर्मिनोलॉजी देखे और यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल देखे हमने, यूनिट सेल क्या होता है वो भी देखा हमने। तो अगर आपको यहां पर बहुत सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल गए हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है और होगा भी। तो सारे कंफ्यूजन तब दूर होगा जब इसको एक बार रिवाइज करोगे। आपको रिवीजन करना ही होता है, ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को चैटिंग देखूंगा मैं अपने मोबाइल में, अभी 1-2 दिन का और वक्त चाहिए और हमारा टेस्ट भी हम आपको लेने वाले हैं। तो टेस्ट में आप बिल्कुल रहिएगा और आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एक, जैसे अभी आपने पढ़ा है ना यूनिट सेल, गोलों का योगदान, परमाणु का योगदान, परमाणु में साथ में उसके फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आज कल की क्लास में कराऊंगा। फिर आपको बताने वाला हूं यूनिट सेल डेंसिटी, यूनिट सेल डेंसिटी। तो यूनिट सेल डेंसिटी क्या होते हैं और इसके लिए क्या फॉर्मूला डेराइव करना है, ये पूरी बातें नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा और आप अच्छे से सीखने वाले हैं। सो अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को अभी आप नोट कर सकते हैं या आपके नोट्स, आपको जो पीडीएफ मिला है इसमें जाकर आप देखेंगे हमारे ही इस साइट में, तो पीडीएफ इसमें मिलेगा। उस पीडीएफ में आप देखेंगे हैंड रिटन नोट्स भी है और प्रिंटेड नोट्स आप डालने लगेंगे कुछ एक दिनों में, तो वो भी आपको मिलेगा। सब कुछ मिलने वाला है, तो सब कुछ अच्छे से पढ़ने हैं आपको बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको अब चाहो तो अभी नोट कर लो, फिर हम कल एक्चुअली इसको पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेल डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट सेल का घनत्व। अब भाई घनत्व के लिए क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला तो पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। ये होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो इकाई आयतन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसका डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल डेंसिटी नेक्स्ट क्लास में। तो ये आप चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। हो गया? तो भैया आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।